आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 3 है, क्लास 9 का साइंस का। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आखिर एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। महर्षि कनाड ने 500 ईस्वी पूर्व, कनाड एक वैज्ञानिक थे भारत के, जिन्होंने 500 ईस्वी पूर्व ये कहा था कि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं, विभाजित करते करते एक ऐसा समय आएगा कि उसका जो भाग बचेगा उसको हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने 500 ईस्वी पूर्व पहले दिया यह सिद्धांत। उनका कहना था कि वह सूक्ष्मतम कण कनाड वैज्ञानिक थे। कनाड एक भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व यानी कि 500 ईस्वी वर्ष पहले उन्होंने यह कहा था कि हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आएगा कि हम उसका जो भाग लास्ट में प्राप्त होगा उसको हम और अविभाजित नहीं कर सकते हैं, हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम अविभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। वह सूक्ष्मतम कण जिसे अविभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। वह सूक्ष्मतम कण जिसे अविभाजित नहीं किया जा सकता है। यह हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे कनाड जी, जिन्होंने 580 वर्ष पूर्व कहा था। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक आतवा एल लवाइजिए। उस वैज्ञानिक का नाम था आतवा एल लवाइजिए। ये आतवा एल लवाइजिए वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये चीज कहा, रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने रासायनिक संयोजन का दो नियम प्रतिपादित किया। रासायनिक दो नियम प्रतिपादित किया। पहला नियम इन्होंने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम जो था इन्होंने दिया स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
लॉ ऑफ डिफिनिट प्रॉपर्टीज या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको हम ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आत्मा एल लवाइजिए जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें रासायनिक संयोग का 2 नियम दिया। रासायनिक संयोजन का संयोजन का 2 नियम प्रतिपादित किया। पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा दिया स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का, बनाओ तुम अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है, न तो सृजन यानी कि उत्पन्न, न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इनके कहने का यह तात्पर्य था कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता और न ही उसको नष्ट किया जा सकता, यानी कि वह संरक्षित रहेगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि वह संरक्षित रहेगा। जैसे हम लोग ले लीजिए कि C+O2 क्या बनता है, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो CO2 बनता है। यानी कि यहां पे क्या हुआ कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हुआ, आपस में जुड़ा। यहां पे क्या हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपस में जुड़ा है। जैसे कार्बन का क्या होता है, द्रव्यमान संख्या कार्बन का होता है 12, कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12 और O2 ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 2 × 8 कितना हो गया 16। अब जोड़िए इसको, 16 और 12 कितना होगा, कार्बन का द्रव्यमान परमाणु संख्या होता है कार्बन 12, तो इसका द्रव्यमान जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 × 2 ये हो जाएगा 32 और 12 कितना हो गया, 12 + 32 कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे फिर हम इसको देखते हैं,
CO2 यहाँ भी है, एक कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस यहाँ भी O2 है तो 2 इंटू 16 यानी कि 12 और प्लस 32 यहाँ भी क्या हुआ 44 है। तो इसका द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान का न बढ़ा है न घटा है, यानी कि द्रव्यमान इसका क्या है संरक्षित है। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू होता है, देखिए एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना 16। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। जैसे हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, जैसे में एक और एग्जांपल लीजिए कि 2mg प्लस O2 क्या होगा 2mGO। अब देखिए मैग्नीशियम का, अब देखिए 2 इंटू मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 24 दूना 48 प्लस 16 दूना 32 कितना आया 80। अब यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ पे 2 इंटू मैग्नीशियम का 2 इंटू 24 प्लस 16 2 इंटू 20 10 30 40 कितना हुआ 2 इंटू 40 80। यानी कि यहाँ भी हमारा क्या है द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान का संरक्षण है। ना तो अभिक्रिया के बाद में हम उसको उत्पन्न कर पाए और ना ही हम उसका ह्रास कर पाए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ये बोला स्थिर अनुपात का नियम बोलता है कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि वो अस्थायी होता है। इस नियम को हम लोग स्थिर अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को हम लोग निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, स्थिर अनुपात के नियम को हम लोग निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग स्थिर अनुपात के नियम को क्या बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए H2O, ये क्या हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें दो तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। इसका अनुपात देखिए H2 अनुपात O, इसका क्या हो गया H2 है और ये हो गया ऑक्सीजन का होता है 16 2 8 16 1 अनुपात H, यानी कि हमारा क्या हुआ ये अनुपात इसका स्थिर होता है, बदलता नहीं है। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं
एक प्रश्न है आपके बुक में कि एक प्रयोग में 2.4 ग्राम कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतः अपचयित करने पर हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतः अपचयित करने पर 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में, इसी में 2 क्वेश्चन दिया है, दूसरे प्रयोग में दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड उपचयित होने पर उपचयित होने पर 2.03 ग्राम आयरन देता है। ग्राम आयरन देता है। इन प्रयोग के परिणामों से स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध करें। स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध करें। कह रहा है कि एक प्रयोग में 2 प्रयोग किया है इसने। पहले प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ पूर्णतः अपचयित करता है तो 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड अपचयित होने पर 2.0 ग्राम आयरन देता है। तो इन प्रयोग के परिणाम से स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध करें। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग। ये प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले प्रयोग में सबसे पहले देखिए कैसे बनेगा। पहले प्रयोग में क्या किया है? 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान 2.40 है। आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान 2.40 ग्राम है। आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया है? 2.40 ग्राम। आयरन का द्रव्यमान कितना है? आयरन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है? 1.68 ग्राम। अब संयुक्त, अब देखिए ऑक्सीजन उपचयित का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना। उपचयित मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन को हम वहां से अलग कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान, संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा?
आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान, आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस आयरन का द्रव्यमान, आयरन का द्रव्यमान, आयरन ऑक्साइड के द्रव्यमान में से आयरन का द्रव्यमान क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 2.40 और माइनस आयरन का द्रव्यमान कितना है 1.68 ग्राम। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.72 0.72 ग्राम हमारा पहले प्रयोग से प्राप्त हुआ। आयरन का द्रव्यमान, आयरन का द्रव्यमान बराबर ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1.68 बराबर 0.72। इसको कटाइए, कटाइएगा तो हो जाएगा 72, 24 या 72, 3 और 24 सतह 168, यानी कि 7:3 क्या प्राप्त हुआ हमको कटाने पे 7:3। ये पहले प्रयोग से हमारा आया कितना, पहले प्रयोग से कितना प्राप्त हुआ 7:3 पहले प्रयोग से आया। अब हम इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं, दूसरे प्रयोग से क्या हो रहा है। प्रथम प्रयोग से हमारा आया 0.72 ग्राम, यानी कि इसको जब हम कटाए आयन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकाले तो 7:3 आया। अब दूसरे प्रयोग में दूसरा प्रयोग में क्या है, आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान 2.90 ग्राम है। आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान 2.90 ग्राम है। फिर कह रहा है कि आयरन का द्रव्यमान 2.03 ग्राम, आयरन का द्रव्यमान 2.03 ग्राम। फिर ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या करेंगे 2.90 माइनस 2.03 ग्राम करेंगे। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.87 ग्राम। अब इसका भी निकालिए 2.03 बराबर अनुपात 0.87। कटाइए इसको 87 और ये कटेगा 7, 7:3। ये हमारा नियम प्रतिपादित हुआ। दोनों जो हम लोग प्रयोग किए थे, दोनों में हमारा क्या हो रहा है, अनुपात हमारा समान हो रहा है। लेकिन यह क्या है, ईथर अनुपात का नियम को सिद्ध कर रहा है कि हमारा नियम जो है वो सही है। आप देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
इन्होंने कुछ अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। डाल्टन ने 1980 ईस्वी में, सॉरी 1880 में किया था। डाल्टन ने 1880 ईस्वी में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इनके सिद्धांत के अनुसार, इनका सिद्धांत क्या था देखते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। पहला सिद्धांत है इसका कि सभी द्रव्य, द्रव्य यानी कि पदार्थ, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी द्रव्यमान, सभी द्रव्यमान, सभी द्रव्य पदार्थ यानी कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में न बनता है न विनाश होता है, न बनता है न विनाश होता है। इसे ना उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्षय किया जा सकता है। तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया था कि तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि वह समान रासायनिक गुणधर्म का होता है। चौथा इन्होंने दिया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चेक करते हैं बाद में, जाओ ना। रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये पांचवा इन्होंने कहा कि किसी भी संख्या में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या किसी भी संख्या में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है।
ये डाल्टन का थ्योरी था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। व्हाट इज एटम? कोई प्रश्न आपसे करे, परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, हम कहेंगे परमाणु द्रव्य का सबसे, परमाणु तत्व का आंसर में हम लोग कह सकते हैं कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। An atom is the smallest part, लिख सकते हैं हम लोग कि an atom is the smallest part into which an atom is the smallest part into which an element can be divided. Smallest part into which an element can be divided. अब देखिए, कुछ ऐसे भी गैस हैं, कुछ ऐसे भी गैस है, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक डिफिनेशन इसका हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ordinary matters that forms a chemical element, that forms a chemical elements। कुछ ऐसे, देखिए नोट में हमको एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस का अर्थ हुआ कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ना आपको कुछ देगा ना आपसे कुछ लेगा, किसी से कोई उसको मतलब नहीं है, ना आपको कुछ देगा ना आपसे कुछ लेगा, उसी को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस ही बोलते हैं। कुछ उत्कृष्ट गैस जिनके परमाणु क्रियाशील नहीं होते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है, ना उधो को देना है ना माधो से लेना है, ना आपको कुछ देगा ना कुछ आपसे मांगेगा ना लेगा। इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्रिया नहीं करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु का कुछ प्रतीक होता है। परमाणु का आधुनिक प्रतीक, कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं? तो पहला, डाल्टन के अनुसार प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। एक परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। डाल्टन साहब ने कहा कि प्रतीक जो है तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा वैज्ञानिक है जिनको हम लोग बोलते हैं वर्जिलियस। इन्होंने कहा कि तत्वों के इनके अनुसार प्रतीक तत्वों के नामों को एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने बोला कि एक या दो अक्षर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका कुछ हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। हाइड्रोजन, एच से। कोबाल्ट, बड़ा सी और छोटा हो, कोबाल्ट। यानी कि पहला बड़ा और दूसरा छोटा। ये हमारा बर्जिलियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। परमाणु का नामकरण, कैसे हुआ? परमाणु का नामकरण, इसमें क्या हुआ कि जो तत्व जहां पे जन्म लिया, जहां पे मिला, वहीं से उसका नामकरण कर दिया गया। जो तत्व जहां पे मिला वहीं से उसका नामकरण कर दिया गया। तो इसको लेकर के हम लोग देखते हैं। तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति, उन स्थानों के नामों से की गई। तत्वों की नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे तत्व सर्वप्रथम पाए गए। जहां वह तत्व सर्वप्रथम पाए गए, जहां पे प्रथम बार मिला वहीं पे उसका वो नामकरण कर दिया गया। एग्जांपल में देखिए, कॉपर, ये मिला साइप्रस।
कॉपर का लैटिन नाम हम लोग क्या बोलते हैं? साइप्रस। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिया गया। कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों से लिया गया। जैसे एग्जांपल में देखिए, गोल्ड सोना, सॉरी स्वर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड। यह अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। और इन सभी देखिए, जो जहां पे जैसा करता कुछ भी नाम रख सकता था, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक संस्था बनी साइंस की, जो इसकी मॉनिटरिंग करती है। उस संस्था का नाम है IUPAC। IUPAC ये एक संस्था है जो पूरे साइंस को देख रेख करती है, किस तत्व का क्या नाम होगा, क्या नामकरण होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी जरा सा ऊपर मिटाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही संस्था जो है सबकी देखरेख करती है। यही संस्था सबकी देखरेख करती है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा परमाणु का द्रव्यमान, इसको हम लोग कल देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक नंबर निकालने का क्या तरीका होता है, एटॉमिक मास यूनिट निकालने का क्या तरीका होता है, परमाणुकता क्या होती है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में ही क्यों मापते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है।